हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफ़ी प्रभावित हुई है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने क्लास 10th की मैथ्स और साइंस की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ्स यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। ये 7 मार्क्स की यूनिट है। इसमें से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, एक 2 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का, तो टोटल 7 मार्क्स की यूनिट है। तो पहले कुछ इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं, ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स, हम सिंपल काउंटिंग करते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। इसको n से डिनोट किया जाता है और ये नंबर होते हैं 1 2 3 ... तो ये नेचुरल नंबर है, सिंपल जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होल नंबर है। तो अगर हम नेचुरल नंबर में 0 भी ऐड कर दें, मतलब इसको बोलेंगे 0 प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, तो वो मिलके बनेंगे होल नंबर्स। ठीक है, 0 ऐड कर दें तो होल नंबर क्या हो जाएंगे, इसको W से डिनोट किया जाता है। इसको बोलेंगे 0, 1 2 3, ये होल नंबर्स हो जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कॉमा 0 एंड नेगेटिव और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इन सभी को मिला के इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर को Z से लिखा जाता है, तो Z इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें नेचुरल नंबर आ जाते हैं 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये 0 मैं इधर लिख देता हूँ। नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 ... और इसके नेगेटिव क्या है -1 -2 ... तो ये पूरा कंप्लीट सेट है जिसको हम इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर 0 और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये इंटीजर्स हो गए। अब इस इंटीजर्स में भी दो हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव वाले आ जाते हैं, इसको Z प्लस लिख देते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। और नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स इसको Z माइनस लिख देते हैं। तो इस तरीके से हो जाएंगे -3 में पहले ... -3 -2 -1। तो ये नेगेटिव वाले नेगेटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। और इंटीजर पूरा कंप्लीट सेट होता है नेचुरल नंबर, उसमें 0, उसके अलावा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं और रियल नंबर क्या होते हैं, उसके बारे में बात करें। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कोई ऐसा नंबर है जिसको हम P/Q के फॉर्म में नोट कर सकें। इसको P/Q के फॉर्म में अगर किसी नंबर को लिख सकते हैं तो रेशनल नंबर होगा। यहाँ पे P एंड Q क्या है, P एंड Q आर इंटीजर्स, P और Q इंटीजर्स हैं और Q 0 नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों अगर ये Q 0 हो जाएगा तो ये फिर डिफाइन नहीं होगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, नीचे 0 होगा, तो ये Q 0 नहीं हो सकता। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं रेशनल नंबर के, कुछ भी लिख दें अपन ऐसे 2/3। तो इसको P/Q की फॉर्म में लिख दिया। इसमें P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये भी 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4/5 ये भी इंटीजर नंबर है। तो कोई भी नंबर जिसे P/Q की फॉर्म में लिख सकें, 1 ये इंटीजर होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं 1/1। तो इसमें ये 1 भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तो कोई भी नंबर ऐसे 7 है, लिख सकते हैं 7/1। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं रेशनल नंबर के। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे P और Q इंटीजर हैं और Q 0 नहीं होना चाहिए, ये रेशनल नंबर होता है। इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर यहाँ पे बता देता हूँ। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, तो कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी राइट
कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे P और Q क्या है? इंटीजर। P एंड Q आर इंटीजर्स। तो इसको हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। चलो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। इर्रेशनल नंबर ऐसे √2 है, तो ये इर्रेशनल है। क्यों इर्रेशनल है? आप उसको ऐसे तो लिख सकते हो √2, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो √2 तो इंटीजर में नहीं आता, ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये इर्रेशनल नंबर है। तो ऐसे एग्जांपल √2, √3, √5, पाई, ये सभी ऑल आर एग्जांपल ऑफ इर्रेशनल नंबर। अभी 1 मार्क्स में ट्रू फॉल्स में पूछा था कि √2 क्या है? रेशनल नंबर है, इस तरीके से दिया था, तो फॉल्स हो जाएगा, ये रेशनल नहीं है, ये इर्रेशनल है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट इज इर्रेशनल नंबर। यानी ऐसा स्क्वायर रूट जो नॉन परफेक्ट है, जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाते कंप्लीटली, वो क्या है? इर्रेशनल। क्योंकि √2 को निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी? ये तो नॉन परफेक्ट है। देखो परफेक्ट वाले कौन से होते हैं? यहाँ पे परफेक्ट की बात करूं मैं तो √4 ये परफेक्ट है। ये कैसा नंबर है? रेशनल। क्योंकि √4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इसको 2/1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से √9 है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होते हैं? रेशनल। क्यों रेशनल होते हैं? क्योंकि 9 का तो 3 आ जाएगा, और 3 को आप 3/1 लिख सकते हो। तो 3 और 1 दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं। तो कुल मिला के नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं इस तरीके से √2, √3, √5 वो इर्रेशनल होते हैं, और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो रेशनल होते हैं। ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये सभी नंबर रेशनल होते हैं, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल और इर्रेशनल की बात की। इसके बाद नंबर आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती हैं? तो बच्चों जितने भी अपन नंबर पढ़ते हैं वो सभी रियल नंबर है। 2 ही तरह के नंबर होते हैं, एक रियल होता है, एक इमेजनरी होता है। तो इमेजनरी अभी अपन क्लास 11th में के बाद बात करेंगे उसके। वो आयोटा वगैरह इस तरीके से आती हैं टर्म इमेजनरी में, तो काल्पनिक हैं, ये वास्तव में नहीं होते। रियल नंबर कौन से होते हैं? जितने भी रेशनल हैं प्लस इर्रेशनल हैं, इर्रेशनल, सभी को मिला के बोलते हैं रियल नंबर। तो जितने भी नंबर हम बोलते हैं या लिख पाते हैं वो सभी के सभी रियल नंबर हैं। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर, जितने हम पढ़ते लिखते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर अपने सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आएगा प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो नो, ठीक है, हैविंग फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ ओनली। मतलब ऐसे नंबर जिसके 2 ही फैक्टर आप कर सकते हो, या तो 1 या वो नंबर खुद, यानी कुल मिला के उसके फैक्टर नहीं होते। तो प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? 2, क्योंकि 2 के क्या फैक्टर होंगे? 2 या 1। 3 प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्यों? 4 के फैक्टर क्या है? 2 × 2। तो यानी 1 और खुद नंबर, उसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं हो तो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 हो जाएगा। 6 प्राइम नहीं होगा, क्योंकि 6 के 2 फैक्टर हैं 2 और 3, ठीक है। तो 5 हो जाएगा। इसके बाद 7, 8 नहीं होगा, 8 के तो फैक्टर हो जाते हैं 2, 2, 9 नहीं होगा, फैक्टर हो जाते हैं, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 12 के फैक्टर होते हैं, 14, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा। उसके बाद 19, 23, 29। तो इस तरीके से जो प्राइम नंबर्स हैं कि उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 का होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका एटलीस्ट एक फैक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 फैक्टर
अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मतलब 1 और नंबर के अलावा कोई एक बीच में फैक्टर होना चाहिए, कम से कम एक, तो उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम 4 की बात करें तो 4 का फैक्टर क्या, 2 फैक्टर है, तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। उसके बाद 6 की बात करें 8, 9, मतलब जो भी प्राइम नंबर नहीं है वो कौन से नंबर हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे ये नंबर्स की बेसिक बात की हमने, ठीक है। अब हम जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा यूक्लिड्स एल्गोरिथम। HCF कैलकुलेट करने के लिए एल्गोरिथम है जिस पे हमारे क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसी पे इसी ईयर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिवीजन एल्गोरिथम, या ऐसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी बोलते हैं, डिवीजन लेमा, लेमा भी बोलते हैं, लेमा, थ्योरम, एल्गोरिथम, ये सब एक ही वर्ड हैं। तो यूक्लिड्स साइंटिस्ट के नाम पे ये एल्गोरिथम है। ये एल्गोरिथम है फॉर A एंड B, 2 इंटीजर्स, A और B कोई भी 2 इंटीजर्स हैं, we can find 2 integers Q एंड R। हम A और B 2 इंटीजर के लिए हम 2 और इंटीजर फाइंड कर सकते हैं Q एंड R सच डेट। तो इसमें एक रिलेशन होता है, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। A और B हमारे पास 2 इंटीजर हैं, तो A बराबर होता है BQ प्लस R। तो इसको भी समझाऊंगा एग्जाम्पल से। यहाँ पे A क्या है, डिवाइडेंड, B क्या, डिवाइजर, ये डिवाइजर हो जाएगा। उसके बाद ये क्वोशिएंट हो जाएगा और R हो जाएगा रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। ऐसे मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज 2 नंबर 3 और 7 है, 3 और 7, तो ये आप 7 में इसका 3 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल a, जिसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं, जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइडेंड हो जाएगा। और ये क्या है, b, इसको बोलेंगे डिवाइजर। ये a क्या है हमारा, डिवाइडेंड। तो 3 से 7 में जाएंगे तो 3 2 जा 6 और 1 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट, और ये R क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो मतलब इसमें हम रिलेशन कैसे बना सकते हैं, देखो रिलेशन क्या होता है, A बराबर होता है BQ प्लस R, ये रिलेशन होता है। तो A की जगह क्या आ जाएगा, 7, और V डिवाइजर था, ये क्वोशिएंट हो गया 3 × 2 और रिमाइंडर 1 हो गया। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, A डिवाइडेंट है 7, B डिवाइजर है, और ये क्वोशिएंट 2 है, R क्या है 1 रिमाइंडर है। तो ये रिलेशन बनता है, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो R की वैल्यू है, यहाँ पे रिमाइंडर है, उसकी वैल्यू होती है 0 से लेके लेस देन B, ठीक है B। तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या B से कम बचेगा। तो इस एग्जाम्पल में फिर से हम देख लेते हैं। मैंने ऐसे तरीके से डिवाइड किया था 7 और 3, तो ये B है। तो रिमाइंडर बच्चों 3 नहीं बच सकता कभी भी, रिमाइंडर B से कम ही बचेगा, क्योंकि अगर रिमाइंडर 3 बच जाएगा तो एक और बार डिवाइड चला जाएगा। ऐसे मैं 3 से 7 दूंगा, 3 2 जा 6, 1 बचा रिमाइंडर, ओके। अब मैं इसको 8 कर देता हूँ तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। तो B से कम ही आ रहा है रिमाइंडर। जैसे ही मैं 9 करूँगा तो फिर तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर B के बराबर नहीं बच सकता, क्योंकि B के बराबर ऐसे 3 बच जाएगा रिमाइंडर, तो 3 से तो डिवाइड ही हो जाएगा 1 टाइम। तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 बच सकता है और उसकी वैल्यू B से कम होती है, ठीक है, ये है। और एक है Q जो क्वोशिएंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। या तो डिवाइड एक भी बार नहीं होगा या एक से ज़्यादा बार होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपने 2 ये 5 से किया तो कितनी बार होगा, 0 बार हो जाएगा, एक भी बार नहीं होगा, ठीक है।
अगर आप इसको 6 कर दोगे तो 1 बार हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा होती है, या तो एक भी बार डिवाइड नहीं होगी, अगर संख्या छोटी होगी तो एक भी बार नहीं होगा, या एक से ज़्यादा बार होगा। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है कि ऐसे हम रिलेशन निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर r बराबर 0 है, r बराबर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि b से a कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, टोटल डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है। तो उस केस में जो b होता है, HCF क्या होता है, b होता है। जितना डिवाइजर होता है वही HCF होता है, ये बात। तो चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, उसी से क्लियर होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो 4 मार्क्स का पूछा गया था इसी साल के एग्जाम में, एक्सरसाइज 1.1। तो फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है 135 एंड 225, ठीक है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिपेयर किया हुआ है मैथ्स का सॉल्यूशन। तो अगर आप किसी को सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको मैथ्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं केवल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन 135 एंड 225, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, उससे हम HCF कैलकुलेट करते हैं। 2 नंबर का HCF कैलकुलेट करने के लिए ये एल्गोरिथम है। तो इसमें देखो सिंस, यहाँ से सॉल्यूशन मैं चालू कर रहा हूँ, कैसे करेंगे। बड़ा नंबर कौन सा है उसे पहले लिखा जाता है 225 ग्रेटर देन 135। तो इसको हम डिवाइडेंड मानेंगे जो लार्ज नंबर है, और ये डिवाइजर हो जाएगा। सिंस 225 ग्रेटर देन 125, बी अप्लाई द डिवीजन लेमा। तो थोड़ी सी फर्स्ट यूनिट में लैंग्वेज है तो वो लिखनी पड़ेगी आपको, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। बी अप्लाई द डिवीजन लेमा, बी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू ऑब्टेन, डिवीजन लेमा 2, पहला बड़ा नंबर लिखते हैं 225 एंड 135। इसका मतलब ये डिवाइडेंड है और ये डिवाइजर है। 2 ऑब्टेन मतलब इससे हमें क्या प्राप्त होगा, तो क्या लिखा, सिंस 225 ग्रेटर देन है तो बी अप्लाई द डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, पहले लार्ज नंबर स्मॉल नंबर 2 ऑब्टेन। तो इससे हम क्या प्राप्त करेंगे, तो इसको लिखने का तरीका है, मैं यहाँ पे थोड़ा डिवाइड करूँगा और उसी को यहाँ पे लिखेंगे। आप साइड में डिवाइड कर सकते हो हेल्प के लिए। तो 225 को डिवाइड करेंगे अगर 135 से, तो 1 बार डिवाइड हो जाएगा, 135 बन जा 135, यहाँ पे 90 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 90। तो इसको आप लिख सकते हो, लिखना ये है, सॉल्यूशन मैन आपका ये रहेगा। ये मैं साइड में डिवाइड कर रहा हूँ हेल्प के लिए, कि आप यहाँ से लिखेंगे 225 इक्वल टू, ये डिवाइडेंड हो गया, इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 90, इस तरीके से लिखा जाता है। तो डायरेक्ट अगर आपको लिखने में इस तरीके से प्रॉब्लम होगी तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। 225 को डिवाइड किया 135 से, 1 टाइम डिवाइड हुआ 135, 90 रिमाइंडर बचा, तो इसको लिखा जाता है 225 इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई 135 इंटू 1 प्लस 90। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, आगे हम लिखेंगे इसी को, सिंस। तो जितने भी यूक्लिड्स डिवीजन के क्वेश्चन हैं, लैंग्वेज बिल्कुल यही लिखनी है आपको, चेंज नहीं होगी, हर क्वेश्चन एक जैसा ही है। तो सिंस, अब नेक्स्ट हम इन दोनों पे लगाएंगे डिवीजन लेमा, इन पे। तो सिंस हम लिखेंगे रिमाइंडर जो है, जो रिमाइंडर 90 0 के बराबर नहीं है। देखो जब भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा हम इसको बंद कर देंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं है तब तक इसको कंटिन्यूअस करना है। तो सिंस रिमाइंडर 0 नहीं है तो बी अप्लाई द डिवीजन लेमा, बी अप्लाई द डिवीजन लेमा। हम डिवीजन लेमा को फिर से अप्लाई करेंगे 2। अब पहले क्या था, जो ए और बी था
ये रिलेशन था, ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर। उसके बाद जो क्यूसेंट है वो तो ए का काम करेगा और जो रिमाइंडर है वो बी का काम करेगा, ठीक है। तो अब हम अप्लाई करेंगे इस पे जो बचा हुआ है 135 और 90 पे, लेमा 2 135 एंड 90 2 ऑफ 10। चलो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं पूरा। एक्चुअली पूरा आपको क्या करना है, 225 को पहले डिवाइड किया गया 135 से, 1 बचा 90 बचा, सॉरी ये 135 यहाँ पे आ जाएगा, ये 90 बचा। तो इसको कैसे लिखा हमने, 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। उसके बाद ये जो 135 है वो इधर आ जाता है यहाँ पे, ये ऐसे प्रोसेस चलता है लगातार। अब क्या होगा, 90 बन जा 90, ये 90 हो जाएगा, कितना बचा 45। उसके बाद ये 90 यहाँ पे आ जाएगा, जो डिवाइजर होता है वो डिवाइडेंड बन जाता है यहाँ पे, तो 90 इधर आ जाएगा, तो 45 टू जा कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा और ये 0 बच जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस है। तो पहला स्टेप हमने यहाँ पे लिखा कि 225 इक्वल टू कितना था 135 इंटू 1 प्लस 90। ये क्योंकि ये रिमाइंडर है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हम डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे 135 और 90 पे, इन दोनों पे अप्लाई किया, पहले लार्ज नंबर फिर स्मॉल नंबर। तो इसका उसके बाद क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे देख सकते हैं आप, 135 इक्वल टू कितना आएगा 90 इंटू 1, इसके बराबर क्या होता है, ये A होता है, ये B होता है, ये Q होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो 135 इक्वल टू 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस जो बचा हुआ है 45, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर से अगेन आप इसी स्टेप को लिखेंगे, सिंस रिमाइंडर, ये कितना बचा 45, नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, तो वी अप्लाई द डिवीजन लेमा, वी अप्लाई द डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा पे हम अप्लाई करेंगे 2, किस पे करेंगे हम 90 और 45, यहाँ से देखोगे 45 और 90 पे अप्लाई करेंगे, 90 एंड 45 इस पे अप्लाई करेंगे डिवीजन लेमा को। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 90 इक्वल टू क्या होगा, ये 90 इक्वल टू 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस 0, ये प्रोसेस हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाता है, अब रिमाइंडर 0 हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस रिमाइंडर। अब हालांकि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने बताया था जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाता है उस समय जो डिवाइजर होता है वो HCF होता है। तो इस समय आपने किससे, ये डिवाइजर था 45, इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये HCF होता है। जब रिमाइंडर 0 होता है उस समय जो डिवाइजर होता है वो HCF होता है। तो सिंस आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो आंसर को, अगर यहाँ से लैंग्वेज नहीं लिखनी, कि HCF कितना आ रहा है 135 और 225 का ये 45, इस तरीके से आंसर, ये आंसर आ रहा है, ठीक है। और थोड़ी सी अगर लैंग्वेज लिखना चाहो, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, तो थोड़ा सा अगर और लैंग्वेज लिखेंगे, 2 मार्क्स के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, ये काफ़ी है, लेकिन 4 मार्क्स के लिए थोड़ा सा और लिख सकते हैं हम। यहाँ से मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ, सिंस रिमाइंडर इज 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज 0, तो द प्रोसेस, जो प्रोसेस है, प्रोसेस स्टॉप्स, मतलब जो प्रोसेस रुक जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, तो द प्रोसेस स्टॉप्स, ये लगा सिंस डिवाइजर एट दिस स्टेज, मतलब इस स्टेज इज 45, इस स्टेज पे डिवाइजर कितना आ रहा है 45। फिर उसके बाद आप इसको लग लो, हैंस HCF क्या होगा 135 और 225 का 45, इसका आंसर आ जाएगा।
चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, उसके बाद आपको इसका थर्ड पार्ट और एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 1 ये आपको होमवर्क के लिए है। तो मैं ले रहा हूँ 196 एंड 38 और इसके अलावा दिया है 220। तो देखो बिल्कुल वही रिपीट होगा, कैसे करें हम, सिंस हम कैसे लिखेंगे इसको, 38220 ग्रेटर देन क्या है 196, ये बड़ा हो जाएगा। बी अप्लाई द डिवीजन लेमा 2, पहले कौन सा नंबर आएगा, बड़ा वाला 38220 एंड उसके बाद 196। अब इसको लिखना है तो डिवाइड करके देख लो, उसके बाद लिखूं। तो डिवाइड में कर रहा हूं यहाँ पे, ये डिवाइड हो जाएगा 38220 196 से डिवाइड करेंगे तो पहले ये 1 बार जाएगा 196, उसके बाद 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, 8 में से 10 जाएगा तो ये 18 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 1 बचेगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको फिर से करोगे तो 19 करोगे, 19 7 जा 138, 19 8 जा तो 19 साइड 9 जा बाद चला जाएगा ये, इसको देख लेते हैं। 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 81 और 5 86, 6 आ जाएगी, 8 बचेगी तो 9 बन जा 9 और 8 17, ये आ रहा है। 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 16 में से 7 जाएगा 9 बचेगा, 98 बच रहा है। ठीक है, ये 98 बच रहा है। अभी एक ही बार चल रहा है ये, अभी एक बार ही चल रहा है, दूसरी बार नहीं हुआ, क्योंकि अभी पहले ये किया था, उसके बाद ये 2 नीचे आई, अभी ये 0 नीचे आएगी। तो 196 का क्या जाएगा, 5 बार जाएगा, ये 980। ठीक है, तो ये पूरा एक बार ही हुआ है कि ये 38220 किसके बराबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई और रिमाइंडर अपने आप ही 0 आ गया। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 38220 इक्वल टू ये किसके बराबर है, 196 इंटू 195 और प्लस 0। ठीक है, तो इस प्रोसेस को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, ये पूरा नहीं आएगा इसमें, रिमाइंडर 0 आ गया है। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा, सिंस रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस स्टॉप, सिंस डिवाइजर एट दिस स्टेज, डिवाइजर यहाँ पे क्या है 196 ही है, डिवाइजर यही डिवाइजर था, पहली बार में ही 0 आ गया तो 196 इसका डिवाइजर है। तो HCF कितना होगा, किस किस का, 196 और 38220 इन दोनों का HCF होगा 196। तो वैसा ही क्वेश्चन है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है 867, इसका 3 है 867 एंड 255, इसको समझ लेते हैं। तो इसको समझेंगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कि सिंस 867 ग्रेटर देन 255 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी अप्लाई द डिवीजन लेमा 2, यहाँ पे क्या बड़ा नंबर आ जाएगा ग्रेटर वाला 867 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 255, 2 ऑफ 10, इससे क्या प्राप्त होगा, तो इसको डिवीजन करके देख लेते हैं। यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो ये 867 और 255 तो 3 टाइम्स जाएगा, ये 3 5 जा 15, 1 बचेगा, 3 5 जा 15 और 1 16, 1 बचेगा, 3 2 जा 6 और 1 7, ये 2 बचेगी, 0 बचेगी, 1 बचेगी, ये एक बार हो गया। ठीक है, अब ये 255 इधर आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसको लिख देता हूँ पहले, यहाँ पे आ गए तो 867 क्या इसके बराबर होगा 255 इंटू 3 और प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसमें आप देखो ध्यान से, किसके बराबर होगा 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102, ये हो जाएगा। तो सिंस जो रिमाइंडर कितना बचा है 102, वो 0 के बराबर नहीं है, बी अप्लाई द डिवीजन लेमा, हम फिर से डिवीजन लेमा लगाएंगे किसके बीच में, 102 और 255। तो पहले बड़ा नंबर लिखूं मैं, किसके बीच में लगाएंगे 255
यहाँ से देख सकते हैं 255 एंड 102 2 ऑक्टेन। तो क्या ऑक्टेन होगा इसको देख लेते हैं। ये कितने 2 बार चला जाएगा 204 और यहाँ से 51 बचा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे 255 इक्वल टू कितना आ जाएगा 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 51, ये आ गया। उसके बाद लिखेंगे सिंस रिमाइंडर 51 बचा, ये 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो बी अप्लाई द डिवीजन लेमा। किस पे अप्लाई करेंगे, इस पे करेंगे। यहाँ पे 102 इधर आ जाएगा तो ये 2 बार चला जाएगा, ये 0 बचेगा। तो डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे 102 और 51 पे। यहाँ से देख सकते हैं 102 और 51 पे। तो इसको लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा 102 एंड 51। तो 102 इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 51 इंटू 2 प्लस 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब रिमाइंडर 0 आ गया तो उसके बाद आ जाएगा सिंस रिमाइंडर इज 0 द प्रोसेस स्टॉप्स सिंस डिवाइजर एट दिस स्टेज। इस स्टेज पे डिवाइजर क्या है 51, तो ये HCF होगा। जो डिवाइजर होता है वो ये HCF बन जाता है। तो सिंस डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 51, तो HCF क्या हो जाएगा दोनों नंबरों का, नंबर कौन कौन से हैं 8, 6, 7, 2, 5, 5, इन दोनों का HCF हो जाएगा 51। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम के ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे जो फिनिश होते हैं। इसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 1 ये होमवर्क के लिए है। एग्जाम्पल 1 बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जाम्पल 1 जो आपको सॉल्व करना है।